परिचय। अंकिता, हम सब जानते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्या तुम जानती हो कि इसका वास्तविक मतलब क्या है? इसका मतलब एक अकेली कोशिका जीवन के सभी मूलभूत कार्यों जैसे भोजन तथा श्वसन वाली गैसों का ग्रहण करना, श्वसन, उत्सर्जन आदि को संपन्न कर सकती है। ओके, यह एक कोशिक जीवों के लिए सही है, लेकिन तब क्या होता है जब एक जैसी अनेकों कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि बहुकोशिक जीवों में होता है? बहुकोशिक जीवों में ये कोशिकाएं कुछ विशेष कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा किया जाता है। हाँ, मुझे याद है कि तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क से शरीर के सभी भागों में सूचनाएं ले जाती हैं। पेशिया कोशिकाएं फैलती तथा सिकुड़ती हैं, जिससे गति होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधे भी सजीव होते हैं तथा जाइलम एवं फ्लोएम कोशिकाएं जल तथा भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, लेकिन मुझे इस शब्द का मतलब अच्छी तरह नहीं पता। श्रम विभाजन का अर्थ है शरीर में एक निश्चित स्थान पर पाई जाने वाली कोशिकाओं के समूह द्वारा एक विशेष कार्य करना। ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो कि इस प्रकार से स्थित तथा व्यवस्थित होते हैं जिससे कि वे विशेष कार्य को कर सकें। इस प्रकार हम ऊतक को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऊतक ऐसी कोशिकाओं का एक समूह है जो कि संरचना में समान होती है तथा एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है। उदाहरण, तंत्रिका कोशिका। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऊतक को परिभाषित करना, ऊतक के प्रकारों को पहचानना, पादप तथा जंतु ऊतकों में अंतर को जानना, पादप ऊतकों को जानना, पादप ऊतकों के प्रकारों को जानना, विभज्योतक के गुणों को पहचानना, विभज्योतक के प्रकारों को जानना, विभज्योतक के कार्यों को जानना, स्थायी ऊतक के गुणों को पहचानना, स्थायी ऊतक के प्रकारों को जानना, स्थायी ऊतक के कार्यों को जानना। पादप तथा जंतु कोशिका। पादप तथा जंतु दोनों सजीव हैं, किंतु उनकी आंतरिक संरचना बिल्कुल भिन्न होती है। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? मैं एक मुख्य अंतर ये जानती हूँ कि पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की सहायता से सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वे एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए पौधों में इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो कि उन्हें मजबूती प्रदान कर सके। उनमें से कुछ मृत ऊतक होते हैं जो कि यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि जंतु परपोषी होते हैं तथा भोजन, साथी तथा आश्रय की खोज में उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता है, इसलिए उन्हें पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से जंतुओं की अधिकतर ऊतक जीवित होते हैं। पौधों तथा जंतुओं के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक मुख्य अंतर होता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। हाँ, किंतु जंतुओं में उन स्थानों पर वृद्धि सीमित नहीं होती तथा इनमें वृद्धि नियमित रहती है। जंतुओं में ऊतक तंत्र का संरचनात्मक संगठन अधिक विशेषीकृत होता है।
पादप ऊतकों के प्रकार। अंकिता, क्या तुम जानती हो कि ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। ऐसे ऊतक जो कि लगातार विभाजित होते हैं तथा पौधों की लंबाई तथा परिधि में वृद्धि में सहायक होते हैं, उन्हें विभज्योतक कहते हैं। ये केवल पौधे की वृद्धि वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जबकि वे ऊतक जो कि विभज्योतक से बने होते हैं किंतु विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं तथा अपना निश्चित आकार ले लेते हैं, उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। क्रियाकलाप। हमें क्रियाकलाप द्वारा ये सिद्ध कर सकते हैं कि पौधों में विभज्योतक पाए जाते हैं। मैं एक शीशे की नली लूंगी तथा अंकिता, तुम पानी से भरी बिल्कुल ऐसा ही एक शीशे की नली लो। उसके बाद प्रत्येक नली में हम समान आकार की प्याज की मूल को 3 दिन तक रख देंगे तथा उसकी मूलों की वृद्धि का परीक्षण करेंगे। हाँ, हम पहले, दूसरे और तीसरे दिन मूलों की लंबाई को मापेंगे। फिर चौथे दिन तुम्हें प्याज की मूलों को काटना होगा और फिर उसे नली में रखना होगा। 5वें दिन फिर हम मूल की लंबाई मापेंगे। 5वें दिन हम मापेंगे मेरे वाले नली की मूलों की वृद्धि रुक गई है। हाँ, ये क्रियाकलाप सिद्ध करता है कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विभाजित होने वाले ऊतक अर्थात विभज्योतक पाए जाते हैं। विभज्योतकों के गुण। विभज्योतक पतली भित्ति जीवित कोशिकाओं वाले अति सक्रिय ऊतक होते हैं। उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आकृति में अंडाकार, गोल अथवा बहुभुजी होते हैं। इनका कोशिका द्रव्य सघन होता है, रसधानी छोटी होती है, केंद्रक प्रधान होता है। ये जीवन पर्यंत विभाजित होते हैं, इसलिए वृद्धि में सहायक होते हैं। विभज्योतकों के प्रकार। विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों से वर्गीकृत किया गया है। जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में पाए जाने वाले ऊतक शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाते हैं। जड़ों तथा तनों से पार्श्वीय हिस्सों अर्थात परिधि में पाए जाने वाले ऊतक पार्श्वीय विभज्योतक कहलाते हैं। तनों के पर्वों के निचले भाग में पाए जाने वाले ऊतक अंतर्विष्ट विभज्योतक कहलाते हैं। विभज्योतक के कार्य। विभज्योतकों का मुख्य कार्य लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण करना है। जड़ों तथा तनों में बढ़ाव के कारण शीर्षस्थ विभज्योतक पौधे की वृद्धि करते हैं। ये वृद्धि प्राथमिक वृद्धि भी कहलाती है। पार्श्वीय विभज्योतक पौधे का व्यास बढ़ाते हैं। ये द्वितीयक वृद्धि भी कहलाती है। अंतर्विष्ट विभज्योतक अंगों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। स्थायी ऊतक। कुछ समय पश्चात विभज्योतक विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देते हैं तथा एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं एवं स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदित विभज्योतक विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक बनाते हैं। स्थायी ऊतकों के गुण। स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं पतली या मोटी भित्ति वाली, जीवित या मृत तथा परिपक्व होती है। स्थायी ऊतकों की आकृति अंडाकार, गोल, बहुभुजाकार अथवा फाइबर की तरह लंबी होती है। इनमें अंतराकोशिक स्थान पाया जाता है। कोशिका द्रव्य रसधानी युक्त होता है, क्योंकि इसके अंदर विभाजन होने की क्षमता नहीं होती, अतः ये वृद्धि में सहायक नहीं है। क्रियाकलाप। हमें क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं कि पौधों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पौधे के तने को लो तथा उसके पतले सेक्शन भाग काट लो। अब इसे
सेफ्रेनिन से रंजित करो। इसे स्लाइड पर रखो तथा ग्लिसरीन की 1 बूंद डालो। अब इसे कवर स्लिप से ढक दो। अब सूक्ष्मदर्शी से इसका निरीक्षण करने पर हम विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं तथा उनके विन्यास को देख सकते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। कोशिकाओं के व्यवहार के आधार पर स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक एवं जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक उन कोशिकाओं के बने होते हैं जो कि कार्य तथा संरचना में समान होती है। सरल स्थायी ऊतकों के प्रकार। कोशिकाओं के व्यवहार के आधार पर सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा तथा स्क्लेरेकाइमा। पैरेन्काइमा पतली प्राथमिक भित्तियां वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि उनके प्रोटोप्लाज्म को बनाए रखती है। कॉलेन्काइमा मोटी प्राथमिक भित्तियों वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि उनके प्रोटोप्लाज्म को बनाए रखती है। स्क्लेरेन्काइमा लिग्नन युक्त द्वितीयक भित्तियों वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि परिपक्व अवस्था में अपना प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं, अर्थात वे मृत हो जाते हैं। क्रियाकलाप। एक अन्य क्रियाकलाप द्वारा पत्ती की कोशिकाओं की विभिन्न परतों को हम देख सकते हैं। अंकिता, रियो की एक पत्ती लो। हाँ, मैंने रियो की एक पत्ती ले ली है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इसे थोड़ा सा दबाव लगाकर तोड़ो। जब तुम इसको खींचते हो तो कटे हुए भाग से थोड़ा इसका गूदा या छिलका बाहर निकल आता है। मैंने इसका छिलका निकाल दिया है तथा इसे जल से भरी हुई पेट्री डिश में रख दिया है। हाँ, अब सैफ्रनिन की कुछ बूंदें मिलाओ तथा 2 से 3 मिनट इंतजार करो। अब मैंने 1 बूंद ग्लिसरीन की सहायता से इसे एक स्लाइड पर रख दिया है तथा इसे कवर स्लिप से ढक दिया है। जब तुम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण करोगे तो तुम्हें कोशिका की अनेक परतें दिखाई देंगी। कोशिका की सबसे बाह्य परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ये साधारणतः कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है। एपिडर्मिस की बाह्य तथा बराबर वाली भित्तियां आंतरिक भित्तियों के मुकाबले अधिक मोटी होती है। सभी पौधों की पूरी सतह पर एपिडर्मिस पाई जाती है। ये जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परिजीवी कवक के प्रवेश से पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वातावरण से गैसों के आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। सरल स्थायी ऊतकों के कार्य। पैरेन्काइमा एक संचय ऊतक की भांति व्यवहार करता है। यह अपनी फूली हुई कोशिकाओं के कारण अन्य ऊतकों के मध्य स्थानों को भरता है तथा पौधे की आकृति को बनाए रखता है। ये भोजन को संचित करता है तथा उनका स्वांगीकरण भी करता है। पैरेन्काइमा तथा कोशिका भित्तियों द्वारा पदार्थों का संवहन होता है। उनके अंतराकोशिक स्थानों द्वारा गैसों को विनिमय भी होता है। वे पौधों के व्यर्थ पदार्थों जैसे टेनिन, गोंद, रेजिन आदि का संग्रह भी करते हैं। कॉलेन्काइमा एक यांत्रिक ऊतक है, इसलिए ये यांत्रिक सहायता तथा लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा मुख्यतः यांत्रिक होता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। ये पौधों को मजबूती, उभार तथा लचीलापन देता है। जटिल स्थायी ऊतकों के प्रकार। जटिल स्थायी ऊतक 1 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं परस्पर मिलकर एक इकाई के समान कार्य करती हैं।
कोशिकाओं के व्यवहार के आधार पर जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। पौधों के सहायक तथा जल संवहन ऊतक मुख्यतः वाहिनिका, ट्रेकिड, वाहिका तथा काष्ठीय ऊतक से मिलकर बने होते हैं। पौधों के भोजन संवहन ऊतक चालनी नलिकाओं, रेशों, पैराक्राइमा तथा स्किलेरेट से मिलकर बने होते हैं। जटिल स्थायी ऊतकों के कार्य। जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों से पौधों के अन्य मुख्य भागों तक जल तथा खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन करना होता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को संचित अंगों तथा बाद में पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों तक पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं च्युइंगम अचरसपोटा नामक पौधे का लेटेक्स होती है? पादप जगत के स्केलेटन काइमा के अंदर सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। वाणिज्यिक कॉर्क ओक नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। एक बीजपत्री पौधे जैसे घास में रक्षी कोशिकाएं डंबल के आकार की होती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऊतक ऐसी कोशिकाओं का एक समूह है जो कि रचना तथा कार्य में समान होती है। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक। विभज्योतक विभाजित होने वाले ऊतक होते हैं तथा पौधे की वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। जब विभज्योतक विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देते हैं तब वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। वे सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किए गए हैं। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार होते हैं। परिचय। अंकिता, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जंतु परपोषी जीव होते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। उन्हें साथ ही शरण की खोज में तथा जीवन की अन्य क्रियाओं के लिए भी इधर उधर घूमना पड़ता है। महत्वपूर्ण गतिविधियों की सटीक प्रदर्शन के लिए हर गतिविधि के लिए विभिन्न ऊतक होते हैं। अपने कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जंतु ऊतकों को परिभाषित करना, जंतु ऊतकों के प्रकारों को पहचानना, एपिथेलियमी ऊतकों के गुणों को समझना, एपिथेलियमी ऊतकों के प्रकारों को जानना, एपिथेलियमी ऊतकों के कार्यों को जानना, संयोजी ऊतकों के गुणों को समझना, संयोजी ऊतकों के प्रकारों को जानना, संयोजी ऊतकों के कार्यों को जानना, पेशीय ऊतकों को जानना, पेशीय ऊतकों के प्रकारों को पहचानना, पेशीय ऊतकों के कार्यों को जानना, तंत्रिका ऊतकों को जानना, तंत्रिका ऊतकों के प्रकारों को पहचानना, तंत्रिका ऊतकों के कार्यों को जानना। एपिथेलियमी ऊतक ऐसे ऊतक जो कि शरीर के अंगों को बाहर से ढकते हैं तथा खोखले अंगों को अंदर से रेखित करते हैं, एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। हाँ अंकिता, एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से कसकर सटी होती हैं तथा एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिका स्थान तथा मैट्रिक्स नहीं पाया जाता।
एपिथेलियमी कोशिकाएं त्वचा, मुख गुहा के अस्तर पर आहार नली, वृक्कीय नली, फेफड़े तथा ग्रंथियों में पाई जाती है। एपिथेलियमी ऊतकों के प्रकार। कोशिकाओं के कार्यों को तथा उनकी आकृतियों के आधार पर एपिथेलियमी ऊतकों को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। शल की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, ग्रंथीय या ग्रंथिल एपिथेलियम, पक्षमाभी एपिथेलियम। शल की एपिथेलियम पतली, चपटी, अनियमित आकार वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि फर्श की टाइल्स की तरह परस्पर फिट होकर एक सघन ऊतक का निर्माण करती है। ये गुहाओं तथा रक्त वाहिकाओं के अस्तरों तथा जीव एवं त्वचा के कवर में पाए जाते हैं। इन्हें फुटपाथ यानी पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। घनाकार एपिथेलियम में कोशिकाएं घन से आकार की होती हैं। वे अनुभाग काट करने पर वर्ग की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु मुक्त सतह पर षटकोण की भांति दिखते हैं। वे वृक्कीय नलिकाओं, थायराइड पट्टिकाओं, लार ग्रंथियों, श्वेत ग्रंथियों तथा बहिःस्रावी ग्रंथियों में पाई जाती हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम ऐसी कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं जो कि स्तंभ की भांति दिखाई देती हैं, क्योंकि वे चौड़ाई की अपेक्षा अधिक लंबी होती हैं। उनके केंद्रक आधार पर स्थित होते हैं। ये पेट के अस्तर, छोटी आंत, बृहदांत्र, पित्ताशय तथा श्लेमा झिल्ली वाले अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम कभी कभी रूपांतरित होकर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, जिनसे कुछ रसायनों का स्रावन होता है तथा इस प्रकार ग्रंथियां एपिथेलियम में बदल जाती हैं। ये आमाशय की श्लेमा झिल्लियों में तथा श्वेत एवं तेल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में मुक्त सीमा पाई जाती है, जो कि धागे सदृश कोशिका द्रव्य ब्राह्म्य विकास, जिन्हें पक्षम सीलिया कहते हैं, को धारण करते हैं। ऐसी कोशिकाएं पक्षमाभी एपिथेलियम का निर्माण करती हैं। ये शुक्राणु नलिकाओं, श्वास नली, श्वासनियों, वृक्कीय नलिकाओं तथा अंडवाहिनियों में पाई जाती है। एपिथेलियमी ऊतकों के कार्य। शल की एपिथेलियम यांत्रिकों यानी आघातों, रोगाणुओं में प्रवेश तथा रसायनों से शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है तथा उन्हें मृत होने से बचाता है। घनाकार एपिथेलियम अवशोषण, उत्सर्जन तथा श्रावन में सहायक होता है। ये यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। स्तंभाकार एपिथेलियम का मुख्य कार्य अवशोषण तथा श्रावण होता है। ग्रंथीय एपिथेलियम का मुख्य कार्य इन ग्रंथियों से श्रावण करना होता है। पक्षमाभी एपिथेलियम की पक्षमों की गति से ठोस पदार्थों को गुहा द्वारा एक दिशा में चलन होता है। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा उनके भागों को परस्पर बांधे रखने का कार्य करते हैं। संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं जीवित, एक दूसरे से अलग, कम जुड़ी तथा संख्या में बहुत कम होती है। जैव संदृश अंतराकोशिक पदार्थ, जो कि आधात्री मैट्रिक्स कहलाते हैं, संयोजी ऊतक का मुख्य भाग बनाता है। आधात्री की प्रकृति तंतुमय होती है तथा ये अन्य ऊतकों को बांधे रखता है। संयोजी ऊतकों के प्रकार। माधुरी, क्या तुम जानती हो कि जंतुओं में संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, जंतुओं में 5 प्रकार के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक, सघन नियमित संयोजी ऊतक, वसा यानी एडिपोज संयोजी ऊतक, अस्थिमय कंकाल संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक एक ढीला तथा कोशिकीय संयोजी ऊतक होता है। एरियोलर संयोजी ऊतक के आधात्री मैट्रिक्स में श्वेत तथा पीले कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। सघन नियमित संयोजी ऊतक में तंतु तथा कोशिकाएं सघन प्रकार से एक क्रम से लगे होते हैं। सघन नियमित संयोजी ऊतक कंडरा तथा स्नायु का मुख्य घटक होता है।
वसा यानी एडिपोस संयोजी ऊतक मुख्यतः वसीय कोशिकाओं, जिन्हें एडिपोसाइटिस भी कहते हैं, के गठबंधन से बनता है। वे वसीय कोशिकाएं अंडाकार या गोल होती हैं, जिनमें की वसा की एक बड़ी बूंद होती है। अस्थिवाही यानी कंकाल संयोजी ऊतक उपास्थि तथा अस्थि से मिलकर बना होता है, जो कि कशेरुकियों के शरीर का अंत कंकाल का निर्माण करते हैं। तरल संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है तथा शरीर में एक नियमितता बनाए रखता है। इसके अंतर्गत रक्त तथा लसिका आते हैं। क्रियाकलाप। रक्त कोशिकाओं के विभिन्न प्रकारों को जानने के लिए चलो एक क्रियाकलाप करते हैं। मैंने एक स्लाइड पर एक बूंद रक्त की डाली है तथा अब सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत इसका पर्यवेक्षण करती हूँ। हम लाल रुधिर कोशिकाओं या रक्ताणु इरिथ्रोसाइट, श्वेत रुधिर कोशिकाओं या श्वेताणु ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु प्लेटलेट को देख सकते हैं। प्लाज्मा रुधिर का कुल 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा एक जटिल तरल है जिसमें अकार्बनिक लवण तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन तथा फिब्रिनोजन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन तथा त्यज्य पदार्थ जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। मानव लाल रुधिर कोशिकाएं गोल, उभयावतल यानी वाइकोनकेव तथा संख्या में अधिक होती है। इनमें लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट अमीबिया केंद्रक युक्त तथा श्वेत होते हैं। वे आकार में बड़े किंतु संख्या में कम होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अकन कोशिकाएं यानी एग्रेन्युलोसाइट बिना कण युक्त तथा बिना लोब युक्त केंद्रक वाले होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट। कण कोशिकाएं ग्रेन्युलोसाइट में कोशिका द्रव्य, कण तथा लोब युक्त केंद्रक पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल तथा बेसोफिल। रुधिर पट्टिकाणु प्लेटलेट छोटे अकेंद्रकीय बड़ी अस्थि मज्जा की कोशिकाएं, जिन्हें मेगाकैरियोसाइट कहते हैं, के विखंडन से बनती है। संयोजी ऊतकों के कार्य। एरियोलर संयोजी ऊतक के सहायक ऊतक है तथा ये देह गुहा में स्थित अंगों के मध्य पैकिंग ऊतकों का कार्य करते हैं। ये आघात के पश्चात ऊतकों की मरम्मत करता है, विषों से लड़ता है तथा त्वचा के नीचे स्थित पेशियों को स्थिरता प्रदान करता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है तथा साधारण गति की अनुमति देता है। माधुरी, क्या तुम जानती हो कि स्नायु में अत्यधिक खिंचाव के कारण मोच आती है? वसा एडिपोस संयोजी ऊतक वसा को संचित करता है, शरीर तथा पैरों को आकृति प्रदान करता है, अंतरंग अंगों को नियमित आकार देता है, वृक्कों तथा नेत्र गोलकों को के आसपास आघात को अवशोषित करने वाले गद्दे की भांति कार्य करता है तथा इंसुलेटर की भांति भी कार्य करता है। अस्थिमय कंकाल संयोजी ऊतक अंततः कंकाल का निर्माण करता है, शारीरिक अंगों को सहायता तथा लचीलापन प्रदान करता है, मुख्य अंगों को सुरक्षित रखता है तथा कैल्शियम एवं फॉस्फेट को संचित करता है। तरल संयोजी ऊतक पूरे शरीर के ऊतकों को पोषित तत्वों, हार्मोन तथा विटामिन का परिवहन करते हैं तथा पूरे शरीर को ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थों को यकृत तथा वृक्क तक ले जाता है। पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक अनियमित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें पेशीय तंतु कहते हैं। पेशियों में विशेष प्रोटीन पाई जाती है, जिन्हें संकुचनशील प्रोटीन भी कहते हैं। जब ये प्रोटीन सिकुड़ती है या संकुचित तथा शिथिल होती है, तब गति होती है। पेशीय ऊतकों के प्रकार। अंकिता, स्थिति, संरचना तथा कार्य के आधार पर पेशीय तंतु 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, चिकनी पेशी, कार्डिक यानी हृदय पेशी। रेखित पेशियां पैर, जीभ,
उदर भित्ति ग्रसनी तथा ग्रसिका में पाई जाती है। इनमें एक के बाद एक हल्के तथा गहरे रंग की रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं। ये लंबी बेलानाकार, शाखा रहित तथा बहुनाभीय होती हैं। ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार गतिमान होती हैं, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। चिकनी पेशियां आमाशय की भित्तियों, आंत्र, रक्त नलिकाओं, आंख की आइरिश तथा गर्भाशय में पाई जाती है। यह आकार में छोटी, एक केंद्रिकाएं तथा तर्कु रूपी होती है एवं परतों के रूप में व्यवस्थित होती है। ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार गतिमान नहीं होती, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। कार्डिक यानी हृदय पेशियां हृदय के मायोकार्डियम में पाई जाती है। वे रेखित तथा चिकनी दोनों तरह की होती हैं। हृदय पेशियां शाखित रेशों से मिलकर बनी होती हैं। ये शाखाएं परस्पर मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं। प्रत्येक रेशा सार्कोलेमा द्वारा घिरा होता है तथा इसके अंदर एक मध्य में केंद्रक तथा अनुदैर्ध्य मायोफाइब्रिल के साथ सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। अंतराकुशिक स्थान अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ढीले संयोजी ऊतक द्वारा भरे रहते हैं। रेखित पेशियां गमन तथा शरीर को ऐच्छिक गति करने के लिए बल प्रदान करती है। चिकनी पेशियां अनैच्छिक पेशियां होती हैं, अर्थात वे हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। आहार नली में भोजन का आगे बढ़ना, नलिकाओं का खुलना तथा बंद होना आदि चिकनी पेशियों के कारण ही होता है। कार्डिक यानी हृदय पेशियां जीवन भर तेजी से संकुचित तथा शिथिल होती हैं। ये संकुचन तथा शिथिलन हृदय कोशिकाओं को रुधिर को पंप करने में तथा रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सहायक करता है। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक वो ऊतक है जो हमारे शरीर को संदेश प्रवाहित करता है। तंत्रिका ऊतक में मुख्य एकल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या तंत्रिक कोशिका कहते हैं, जिनमें की शरीर के अंदर और बाहर उद्दीपनों को ग्रहण करने तथा उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्षमता होती है। ये उद्दीपन एक तंत्रिक कोशिका से अन्य तंत्रिक कोशिका तक जाता है। माधुरी, क्या तुम्हें पता है कि प्रत्येक तंत्रिक कोशिका में 3 भाग पाए जाते हैं? कोशिका काय, सायोटिन, धूम्राक्षय तथा तंत्रिकाक्ष, एक्सान। सायोटिन या कोशिकाएं में एक मध्य केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसमें गहरे रंजित कण पाए जाते हैं, जिन्हें निसेल ग्रेन्यूल कहते हैं। डेंड्रोन छोटी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि साइटोन या कोशिका काय से निकलकर आगे चलकर धूम्राक्षय में शाखित हो जाती हैं। तंत्रिकाक्ष एक से व्यास की एकल लंबी बेलन नुमा प्रक्रिया है। तंत्रिकाक्ष सिरे पर पतली शाखा बनती है। प्रत्येक शाखा एक फुली हुई संरचना, जिसे सिनेप्टिक पुटिका कहते हैं, में जाकर मिलती है। तंत्रिकाक्ष को तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। एक एकल तंत्रिका तंतु की लंबाई 1 मीटर होती है। तंत्रिका ऊतकों के कार्य। यह धूम्राक्ष उद्दीपनों को ग्रहण करता है तथा तंत्रिकाक्ष उद्दीपनों को कोशिका काय से दूर ले जाता है। उद्दीपन तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के साथ वैद्युत क्रियाकलापों का एक मार्ग होता है। क्या आप जानते हैं, जंतुओं में सर्वप्रथम एपिथीलियमी ऊतकों का विकास हुआ था। एपिथीलियमी ऊतक सबसे सरल प्रकार के ऊतक होते हैं। शरीर के कुल भार का 40% रेखित पेशियां बनाती हैं। लाल अस्थि मज्जा में हीमोसाइटोप्लास्ट विकसित रुधिर कोशिकाओं को जन्म देते हैं। मानव शरीर में लगभग 6.8 लीटर रक्त पाया जाता है। अस्थि शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, जबकि रुधिर सबसे मुलायम ऊतक है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जंतु ऊतकों को एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है।
कार्यों तथा उनकी आकृतियों के आधार पर एपिथेलियमी ऊतकों को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, ग्रंथीय तथा पश्माभी एपिथेलियम में वर्गीकृत किया गया है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक जैसे कि एरियोलर, वसामय, एडिपोज, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त आदि पाए जाते हैं। रेखित, चिकनी, कार्डिक यानी हृदयक 3 प्रकार के पेशीय ऊतक होते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिक कोशिका यानी न्यूरॉन से बना होता है, जो कि उद्दीपनों को ग्रहण तथा उसका संवहन करता है।